जय गुरुदेव बच्चों। आज का पाठ कृतिका भाग 2 से पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक। इस पाठ के लेखक हैं कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी का जन्म 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। कमलेश्वर जी हिंदी के सशक्त लेखक माने जाते हैं। इन्होंने फिल्म के लिए भी पटकथाएं लिखी थीं, जैसे आंधी, मौसम, रजनीगंधा, सौतन, राम बलराम आदि। टीवी सीरियल की भी बहुत सी पटकथाएं लिखी हैं। इनमें से कुछ हैं जैसे चंद्रकांता, दर्पण, एक कहानी आदि। अब इन्होंने लिखा है कहानी जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक शीर्षक से ही पता चलता है कि नाक से संबंधित यह कहानी है और नाक ही इस कहानी का केंद्र बिंदु है। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि नाक ही मान सम्मान का प्रतीक है। अनेक मुहावरे भी इस विषय में प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक काटना आदि। इसका अर्थ है कि नाक कटने का अर्थ है कि मान सम्मान, नाक काटना किसी का मान सम्मान कम करना। इसी अर्थ का विस्तार करते हुए, इसका व्यंग्यात्मक उपयोग करते हुए कमलेश्वर जी ने जॉर्ज पंचम नाक की कहानी लिखी है। सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों को औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से लेखक ने उस भारतीय शासकों पर व्यंग किया है जो स्वाभिमान से रहित हैं, जो अपने आत्मसम्मान को भुलाकर उस अंग्रेज शासक की नाक अर्थात सम्मान को बचाने में लगे हुए हैं, जिन्होंने वर्षों भारत को अपना गुलाम बनाकर रखा। उन्हें भारत के महापुरुषों, शहीदों के संघर्षों की कोई परवाह नहीं है। इसके अतिरिक्त पाठ में सरकारी कार्यप्रणाली पर भी व्यंग किया गया है। सब अफसर अपनी अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने में लगे हुए हैं। अंत में आम कर्मचारी पर ही गाज गिरती है, पर वह भी अपना पल्ला झाड़ लेता है। तो अब हम चलते हैं पाठ की ओर। मैं उमा श्रीवास्तव आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ जॉर्ज पंचम की नाक कहानी की व्याख्या लेकर। इस कहानी का सांकेतिक अर्थ है आत्मसम्मान की ओर। आत्मसम्मान की ओर व्यंग कसा गया है शासन व्यवस्था पर और उन लोगों पर जो आज भी आज़ादी के बाद भी मानसिक गुलामी से कैद हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जॉर्ज पंचम जी थे कौन। जॉर्ज पंचम जी थे इंग्लैंड के शासक थे जो हमारे देश को गुलाम बनाए थे। ये प्रथम ब्रिटिश शासक थे जो विंडसर राजघराने से संबंधित थे। 1910 से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और बाद में 1930 में अपनी मृत्यु पर्यंत राज किया। 3 जून 1865 को इनका जन्म हुआ था और 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद इस कहानी में चर्चा है एलिजाबेथ का। एलिजाबेथ एने बोलेन हेनरी की दूसरी पत्नी
एन बोलीन की पुत्री थीं, जिन्हें एलिजा द्वितीय कहा जाता है। ये इंग्लैंड की महारानी थी। इन्हीं का इस कहानी में चर्चा की गई है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी, अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी, आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। दर्जी था, उसका काम था महारानी के कपड़े सिलना और ये देखना कि वे कहाँ पर कौन सी ड्रेस पहनेंगी, उन्हें कहाँ पर कौन सी ड्रेस सूट करेगी। उनका सेक्रेटरी, शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूँकि नया था, फौट फाटे के साथ निकलने के लिए दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतर ने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। जो इंग्लैंड के अखबारों में खबरें छपती थीं, दूसरे दिन वो हिंदुस्तान के अखबारों में छप जाती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। रानी ने सूट बनवाया है, लेकिन उसका कपड़ा कहाँ का है? हिंदुस्तान का है। कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आईं। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। अर्थात इसका मतलब यह है कि आज भी हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से गुलाम हैं अंग्रेजों के। जो कुछ इंग्लैंड में हो रहा था उसकी सारी खबरें हिंदुस्तान में छापी जा रही थी, बताई जा रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए तो कुछ होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, अर्थात स्वाभाविक रूप से। वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। दिल्ली में सजावटें शुरू हो गईं, तरह तरह की तैयारियां होने लगीं। कायापलट अर्थात उसका रंग रूप ही बदलने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, अर्थात सड़कों की मरम्मत हो गई, सड़कें नई बन गईं। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, अर्थात पुरानी से नई हो गई सड़कें। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे उसका बुढ़ापा चला गया हो, एकदम युवा अवस्था में हो गई हो। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, अर्थात जैसे कोमलांगी कोई स्त्री होती है, उसका हर तरह से श्रृंगार होता है, इसी प्रकार से यहाँ की इमारतों को सजाया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। अब इन सब तैयारियों के बीच में एक मुश्किल आ गई थी। वह मुश्किल थी कि जो वहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई थी जॉर्ज पंचम की, उसकी नाक को लेकर, क्योंकि उस नाक को किसी ने पत्थर मार के तोड़ दिया था। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में सब कुछ था, केवल मान सम्मान नहीं था। लोगों को अपने मान सम्मान की चिंता नहीं थी।
वे अपना मान सम्मान छोड़कर, जो इतनी मुश्किल से आज़ादी मिली थी, उसको छोड़कर वे अंग्रेजी शासकों के भी आज भी गुलाम बने हुए थे। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीति पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थीं, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। अर्थात कुछ लोग सोच रहे थे कि उसकी नाक को रहने दी जाए या एकदम से हटा ही दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे और ज़्यादातर लोग खामोश थे। अर्थात निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि पक्ष में बोला जाए या विपक्ष में बोला जाए। थोड़े से लोग पक्ष में थे तो थोड़े से लोग विपक्ष में थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। अब जो लोग खामोश थे वे ना पक्ष में थे ना विपक्ष में थे, तो उनको किसकी तरफ लिया जाए? अर्थात वो किसी भी पक्ष में शामिल हो सकते थे। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। वहां पर हथियारबंद पहरेदार बैठा दिए गए कि कोई उनकी नाक को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसे नाकें खड़ी थीं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं तो कहीं शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। इससे यह समझ में आता है कि पहरेदार अपनी जगह पर तैनात थे। वहाँ के जो पहरेदार थे वे गश्त भी लगाते रहे, पुलिस वहाँ गश्त लगाती रही और उसके बाद भी जॉर्ज पंचम की लाट से नाक गायब हो गई, अर्थात किसी ने तोड़ दिया। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। ये उन मानसिक गुलामों की दास्ता है। वे ऐसा सोच रहे हैं कि रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो। यह बहुत बड़ी उनके लिए परेशानी थी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों, अर्थात जो देश की भलाई चाहने वाले थे, कि एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए, अर्थात दिमाग पे जोर दिया गया और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। एक जो मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार था उसको यह कहा गया कि तुम जल्दी से जल्दी दिल्ली में उपस्थित हो जाओ। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थी। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अर्थात सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को यह मालूम ही नहीं था यह पत्थर कहाँ से आया गया था, लाट कहाँ से आई थी। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। अर्थात पुरातत्व विभाग की फाइलें खोली गई, उसमें ये ढूंढा गया, खोज किया गया, लेकिन कुछ उसमें पता नहीं चल पाया। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़,
फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। अर्थात उसने माफ़ी मांगी कि मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा किया जाए, क्योंकि फाइलों में कुछ भी नहीं मिला। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उनके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। अर्थात पूरी जिम्मेदारी, कार्यभार की पूरी जिम्मेदारी आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। अर्थात मूर्तिकार ने कहा कि मैं जो बात कहूँगा वह बात अखबार तक ना पहुँचे, अर्थात पब्लिक के बीच में वह बात ना जाए, क्योंकि पता चल रहा है कि कोई शर्म वाली बात है। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। जब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। कहने का मतलब है कि लेखक यह दर्शाना चाह रहे हैं कि ये किस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए, अपने परिवार त्याग दिए। किसी ने भाई खोया, किसी ने पिता खोया, किसी ने बेटा खोया। ऐसी जो हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए लोगों की जो माँ, बहनें और पत्नी हैं, उनका भी इन लोगों ने दर्द नहीं समझा। उनका भी इन लोगों ने कोई मतलब ही नहीं समझा। उनके त्याग का, उनकी हिम्मत का किसी ने कोई मतलब नहीं समझा और अपने उन्हीं नेताओं की, उन्हीं देशभक्तों की नाक को लाकर इस पत्थर की मूर्ति पे लगाने की बात की जा रही। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बहदवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई, नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कांवस जी, जहांगीर, सब की नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ।
आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। इसका अर्थ है कि हमारे देश के जो देशभक्त नेता थे, उन सब की नाक इन जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं बड़ी थी। अर्थात इनका त्याग उन जॉर्ज जो हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा था, उनसे कहीं ज़्यादा था। इनका मान सम्मान कहीं उससे ज़्यादा था। लेकिन ये मूर्ख जो शासक हैं, आज भी उनको इस बात का पता नहीं चल पा रहा है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। हमारे देश में बड़े तो बड़े हमारे देश के बच्चे भी शहीद हुए हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, लेकिन ये बेशर्मों की बातें देखिए कि जो हमारे शहीद हुए बच्चों की नाक को भी लाने के लिए तैयार हैं। यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अर्थात बच्चों का भी त्याग इन गुलाम शासकों के प्रति भी बच्चों का त्याग भी कहीं ज़्यादा है। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था। अर्थात उस लाट की बहुत साफ सफाई की गई थी, रोगन लगाया गया था, उसमें फिर से पॉलिश की गई थी, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। उस लाट की बहुत सफाई की गई, फिर से उसमें पॉलिश की गई, हर तरह से उसको नया नवीनीकरण किया गया, लेकिन नाक उसकी टूटी ही थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। उसे पैसा चाहिए था, वे पैसे के लिए हर काम करने को तैयार था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अर्थात हमारे देश का जो हमारे देश की जनता की जो गिनती है वह 40 करोड़ है, जो आबादी है 40 करोड़ की है, और उनमें से कोई भी एक जिंदा नाक लाकर लगा दी जाए। यह मूर्तिकार ने राय दिया। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सभी की तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा था कि नाक का मसला हल हो गया। अब दूसरे दिन जो अखबार में खबर आई, जो न्यूज़ आई, वह यह आई कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग गई। अभी नाक लगी नहीं थी, किंतु समाचार में ऐसा दे दिया गया। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई, अर्थात उसमें जो कीचड़ था, जो गंदगी थी, उसको निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। जनता को यह नहीं मालूम था कि वहाँ पर किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगने वाली। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई।
सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। अब यहाँ पर लेखक सवाल कर रहा है कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी यह बुद्ध के लिए, ये स्लॉट के लिए, पत्थर की जो बनी हुई थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उस दिन अखबारों में कोई खबर ही नहीं छपी थी, कोई फीता नहीं कटा था, किसी का अभिनंदन का कोई मानपत्र नहीं था, कहीं हवाई अड्डे पर किसी के स्वागत समारोह की कोई खबर नहीं थी, और किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। आखिर ऐसा क्यों था? तो इसका मतलब यह है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगने की खबर के दिन अखबार लज्जावश चुप थे, वे शर्मसार थे, वे अपने ही किए हुए पे शर्मिंदित थे। जिस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए देश के अधिकारी शहीद हुए बच्चों की नाक कटवाने के लिए तैयार थे, उन्हीं बच्चों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। उसी जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगना भारतवासियों के लिए डूब मरने से कम नहीं था। इस खबर से देशवासियों का स्वाभिमान आहत हुआ था। इसीलिए उस दिन सभी अखबार चुप थे, क्योंकि वे अपने आप में शर्मसार थे, अपनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। तो आशा है यह कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों के पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो सकूं। जय गुरुदेव, धन्यवाद।